आपने फसल बोई, तो जब आप फसल बोते हैं तो आप चाहते हैं ना कि फसल अच्छी पैदा हो। अच्छी फसल पैदा हो इसके लिए आप वर्ष भर मेहनत करते हैं, आप चाहते हैं उसके कुछ नतीजे आएँ। अब उसके जो नतीजे आने हैं, अब आपका जो फल है वो यानी कि जो आपने अनाज पैदा किया उसको कोई लेके भाग जाए। तो यानी कि देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है वोट। और सबसे बड़ी शक्ति यदि वोट है और उस वोट को चोरी कर लिया जाए, तो यानी कि आपकी शक्ति आपसे छीन ली गई है। आपको लगता होगा कि बहुत साधारण सी चीज़ है, आप एक चुनाव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये अमुक व्यक्ति जीत करके आएँ और वहाँ वोट चोरी हो जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि इससे तो जो व्यक्ति अच्छा है और अच्छा कार्य करना चाहता था, जिसने अच्छी योजनाएँ प्रस्तुत की थी जनता के सामने, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर तो उनका। तो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए कि भई आपका यहाँ पर जो है हम सवाल उठाते हैं आपसे कि आप यहाँ पर जो है एक पाक्षिक रूप से, जैसे कर्नाटक में सवाल उठाए गए, 1 लाख फर्जी वोटर्स, बहुत जगह सवाल उठाए। हालाँकि इलेक्शन कमीशन ने भी उनसे जवाब माँगा इस बात पर कि भई इस बात के प्रूफ दो, है ना? उनको उल्टे प्रूफ दो कि यहाँ पर आप जो कह रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सच्चे हैं। तो वो प्रूफ माँगे, आगे वो देंगे डेटा को उसको, ये रहे प्रूफ। और उपचुनावों में आप देखिए अभी जो सब इलेक्शंस होते हैं, तो उनकी हकीकत तो सबके सामने है ही। अब जानबूझ के कोई कुछ और चुनाव करे तो वो व्यक्तिगत चुनाव है ना? हमारे देश में एक छवि बनी हुई है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। बोलते हैं ना जनरली कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में, भैया ऐसा नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन वहाँ पर जो कैबिनेट स्तर के कार्य होते हैं, वहाँ पर वो पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा मास्टर आदमी कोई परिवर्तित कर देगा एकदम से चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, वर्तमान समय से तो मतलब समझ सकते हो, नहीं है, पढ़े हुए हमारे। एक बार मोदी जी के कागज़ दिखा दिए थे, तो मोदी जी कागज़ उन्होंने जिस जो कागज़ दिखाए वो बाद में फर्जी निकल गए मोदी जी के कागज़। उन्होंने कोशिश तो की थी कागज़ पेश करने की, लेकिन चला रहे हैं ना देश। जैसा भी चल रहा हो, चला तो रहे हैं। लेकिन क्या होता है वहाँ पे कैबिनेट होता है, वो समझिए आप। मतलब थोड़ी तो हमने मजाक कर दिया, गंभीरता पे आते हैं। वहाँ पर कैबिनेट होता है और उस कैबिनेट में जो लोग होते हैं, मान के चलो उनके जो सेक्रेटरी हैं या वहाँ पर आपका मंत्री वाले कैबिनेट को नहीं बोल रहे हैं, हम उस कैबिनेट की बात कर रहे हैं जो फंक्शनिंग है, मेन कोर बॉडी है, जहाँ पर ऑफिसर्स है, यूपीएससी कैडर के ऑफिसर्स है, पीसीएस कैडर के ऑफिसर्स है, प्रमोटेड है, बाकी अदर सर्विसेज से है। तो वो जो लोग हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, वही बहुत सारी नीतियाँ और पॉलिसी को बनाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति बहुत समझदार और दूरदर्शी हो जाए तो एक अच्छा बैलेंस बन जाता है, उस व्यक्ति की समझ होती है चीज़ों की। बात समझे? अनुभवी व्यक्ति को उसी क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलती है, तो बहुत अच्छा रहता है और हमको अनुभवी लोगों को आगे लाना चाहिए। कांग्रेस का जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस का गठन हो रहा था, तो आज़ादी का दिन था 15 अगस्त 1947। दावत का इंतजाम था, भीड़ थी, भीड़ में जोश था भौर। और आप जानते हैं इतने बड़े कार्यक्रम में भीड़ थोड़ी बहुत इधर-उधर आपका उत्साह में कुछ भी व्यवस्था इधर-उधर कर देती है, कई बार हो जाती है। तो नेहरू जी को जिस गेट से जाना था, नेहरू जी उस गेट से न जाकर के दूसरे गेट से गए। तो उस दिन नेहरू जी को कुछ मंत्रियों की सूची देनी थी, माउंटबेटन को, कि माउंटबेटन को उनको देनी थी कि भई आप सत्ता को जो ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं, पावर को, तो उसमें उन्होंने बताया भी कुछ मंत्री होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, 13 मंत्री होंगे हमारे। तो वो पर्ची पे नाम लिखे हुए थे पेपर पे। तो वो पेपर उन्हें पकड़ाना था, लेकिन कहीं उथल-पुथल में लोगों से मिलने के चक्कर में वो पेपर कहीं खो गया। अब वो पेपर खो गया तो माउंटबेटन को नेहरू जी ने जो चिट्ठी पकड़ाई थी वो एकदम से ब्लैंक पेपर था। भैया ये लो चिट्ठी, उसमें कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, उनके जो सेक्रेटरी थे वो आए उनके पास में कि भाई साहब वो चिट्ठी मिल गई है। मतलब भाई साहब क्या सर वो चिट्ठी मिल गई है? उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला भैया वो जो चिट्ठी है वो ब्लैंक है, वो दे दो हमको, ये लीजिए। तो 13 मंत्रियों के नाम थे उसमें। अब समझना हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो उन 13 मंत्रियों में कि दरअसल में गांधी जी ने एक बात कही थी नेहरू जी से। गांधी जी ने कहा था कि आप ये समझना नेहरू कि ये देश आज़ाद नहीं हुआ, सॉरी, उन्होंने कहा था नेहरू जी तुम ये मत सोचना कि ये कांग्रेस आज़ाद हुई है, ये इस समय देश आज़ाद हुआ है। इसको आप कांग्रेस की आज़ादी मत समझना, इसको देश की आज़ादी समझना। और इस देश को चलाने के लिए जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आपको राजनीतिक वजह से ना सोच करके इस राष्ट्रीय भावना का ख्याल रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम भविष्य में कहाँ पहुंचेंगे, उन मानकों को सोचते हुए विचार करना होगा। तो उन 13 मंत्रियों में से 3 व्यक्ति ऐसे थे जो कांग्रेस के धुर विरोधी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज वाला इतना बड़ा डिपार्टमेंट उनको संभालने का काम दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के धुर विरोधी थे, उनको कानून मंत्री बनाया गया। सोचिए कितना बड़ा विभाग उनको दिया गया। आर के षणमुख शेट्टी कांग्रेस के धुर विरोधी थे, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। लेकिन आज वो चीज़ें गायब हो चुकी हैं। अब तो ये है कि आप मतलब किसके पक्ष में, और ये नहीं सभी पार्टियों पर लागू होता है, किसी एक विशेष पार्टी पर नहीं। तो अभी किसको महत्व नहीं बच गया है कि भाई राज्य के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है, देश के लिए क्या ज़रूरी है। अब तो ज़रूरी ये है कि आप सर्विंग कितना अच्छा करते हैं, सेवा कितनी अच्छा कर सकते हैं आप, है ना? तो ये हमारे देश की सभी पार्टीज़ का भी कर्तव्य बनता है कि जो लोग जिस क्षेत्र के अनुभवी और विशेषज्ञ हैं, जो वहाँ पर विशेष समझ रखते हैं, उनको उस क्षेत्र में अग्रणी करके जो जिम्मेदारियाँ हैं या उत्तरदायित्व है वो उनको देने चाहिए। नैतिक दायित्व बनता है इस देश के प्रति।